हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रकाश शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को हम यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर था वो आप लोगों को कंप्लीट वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अब जो है यूनिट 1 का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी पार्ट्स हम पहले छोटा छोटा जो टॉपिक सब है वो बना बना के हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इसके कुछ जो पार्ट्स बाकी था उसको हम अपलोड कर देंगे। फिर हम उनमें बता देंगे कौन कौन सा जो है एपिसोड आपको देखना है, जो कि आपका चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज जो आप लोगों को चैप्टर 2 का पूरा फुल वीडियो जो है, इसमें बाकी जो आधा है वो अभी बाकी क्लियर कर देंगे। बाकी जो उस एपिसोड बना हुआ है वो हम जो है वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से एपिसोड उसमें है। ठीक है, चलिए तो लिख लेते पहले चैप्टर का नाम। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब जो बात करें जो चैप्टर 2 है आप लोगों का, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कह रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में जो है लैंगिक जनन, इनको आप लोगों को पूरा चीज पढ़ना। ठीक है, चलिए तो इनमें सबसे पहले बता दें आप लोगों को, इनमें आपको पॉलिनेशन पढ़ना है। लेकिन आप पॉलिनेशन को तभी समझ पाएंगे जब एक फ्लावर को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अभी जो आप लोगों का जिसमें जो टॉपिक शुरू होगा, तो सबसे पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसको हिंदी में कहा जाता है परागण। ये चीज आप लोगों को पहला जिसका टॉपिक है पॉलिनेशन, वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि इस पॉलिनेशन को समझने के लिए पहले आपको फ्लावर समझना पड़ेगा कि फ्लावर क्या है, उसके बाद ही आप जो है पॉलिनेशन को समझ पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को पहले फ्लावर क्लियर करते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले जो है फ्लावर पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन क्लियर होगा आपको। फ्लावर को पुष्प बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो अब जो बात कर रहे हैं कि ये जो पुष्प है ये होता क्या है, पुष्प क्या है, पहला सवाल होता है पुष्प है क्या। तो देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। इसको परिभाषा बोलेंगे पुष्प का क्या, कि तने के रूपांतरित रूप को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक लाइन में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे कि तने के रूपांतरित रूप को पुष्प कहते हैं। एक लाइन में बोल सकते हैं, तने के रूपांतरित रूप को पुष्प कहते हैं। यानी क्या, जो पुष्प का जो निर्माण होता है वो तने से ही होता है। ठीक है, वही बोले कि तने के रूपांतरित रूप को पुष्प कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह से भी इनको परिभाषित कर सकते हैं, पौधे की वह भाग, ध्यान दीजिएगा, बोले पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है, जनन की क्रिया जो है कंप्लीट होती है ना, वही बोल रहे हैं कि पौधे की वह भाग, बोले पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है उसे पुष्प कहते हैं या फिर उसे फ्लावर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम बोले आपको क्या कि पौधे की वह भाग, बोले क्या कि पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है उसे पुष्प कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले
पौधे की वह भाग, बोले पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है उसे पुष्प कहते हैं। आपको बता दें यही पुष्प में जो है पॉलिनेशन होगा, फिर जाके जो है इसमें निषेचन होगा, और फिर उनके बाद जो है इनमें जो है डबल पॉलिनेशन, और फिर उनके बाद जो है इनमें यही पुष्प जो है फिर इसमें जो है फल बनेगा, फिर फल के अंदर फिर सीड बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों से हम जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे थे वो पुष्प था, फ्लावर था। तो आप लोगों को बताएं पुष्प में समय कि पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है, बोले पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है उसे पुष्प कहते हैं। यदि आप एक लाइन में बोलना चाहते हैं तो तने के रूपांतरित को पुष्प का भी पूछा था ऑब्जेक्टिव में, तने की रूपांतरित रूप क्या कहलाती है? तने का जो है रूपांतरित मॉडिफाइड जो होता है वो रूप क्या होता है ना, तो तने के रूपांतरित रूप को पुष्प कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, वही बोले कि तने के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? तो पुष्प कहते हैं। और फिर उसी को जो है आप बोल सकते हैं कि पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है, पौधे की वह भाग जिसमें जनन की क्रिया संपन्न होती है उसे पुष्प कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आपको पहले बता दें कि ये पुष्प हो गया। अब यहाँ पर हम जो है ये जो पुष्प है, पुष्प के पार्ट्स होते हैं। आपको बता दें, हम अभी चित्र बना के फिर आपको हम दिखलाएंगे। पुष्प के पार्ट्स होते हैं, तो आपको बता दें जो पुष्प होते हैं, पुष्प के जो है मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पुष्प जो है, पुष्प के जो मुख्य रूप जो है, मुख्य जो पार्ट्स है वो 4 भाग होते हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला 1 नंबर में कैलिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है वायदल। दूसरा नंबर कोरोला, इसको पंखुड़ी, इसको पंखुड़ियां बोलेंगे। और तीसरा है एंड्रोसियम, इसको पुमांग कहते हैं। और चौथा है गैनेसियम, इसको जायांग कहते हैं। चलिए ये जो है पुष्प के 4 भाग होते हैं जो आपके सामने पेश किया, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेसियम। बोले क्या पुष्प के जो भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। क्या क्या? तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गैनेसियम हो गया। बोले आपको क्या, ये जो पुष्प है पुष्प के 4 भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं? तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेसियम। फिर से रिपीट करते हैं, बोले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनेसियम। पुष्प जो होते हैं उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प का नाम क्या? कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम, गैनेसियम। इसको बायदल, पंखुड़िया, पुमांग और जयम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बोले क्या कि पुष्प के जो है मुख्य 4 भाग है। पहला नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेसियम। फिर से रिपीट करते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनेसियम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गैनेसियम। तो ये जो है इनके 4 भाग है। अब एक करके आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा। ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स का जो एक पार्ट निकालेंगे, एक तो जो है निकालेंगे और आप बताएंगे तो कैलिक्स क्या है, कोरोला सब चित्र में दिखाएंगे। एक पार्ट को, कैलिक्स के एक भाग को, कैलिक्स के इकाई भाग को सेपल करते हैं। ठीक है, कोरोला के एक भाग को पेटल कहते हैं। एंड्रोसियम के एक भाग को स्टैमेन कहते हैं। एंड्रोसियम के एक भाग को स्टैमेन कहते हैं और गैनेसियम के एक भाग को कार्पेल। एक भाग को कार्पेल और ये हो गया पेटल, सॉरी स्टैमेन। हम बोले आपके बाद फिर से रिपीट करते हैं,
कैलिक्स के एक भाग को सेपल कहते हैं, कोरोला के एक भाग को पेटल कहते हैं, एंड्रोसियम के एक भाग को स्टैमेन कहते हैं और गैनेसियम के एक भाग को कार्पेल कहते हैं। ठीक है, गैनेसियम के एक भाग को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोग बता दें कि याद रखिएगा, कैलिक्स के एक भाग को सेपल कहते हैं, कोरोला के एक भाग को पेटल कहते हैं और एंड्रोसियम के एक भाग को क्या कहते हैं? तो स्टैमेन कहते हैं और गैनेसियम के एक भाग को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इनके सब पार्ट्स जो है, इनके पार्ट जो होते हैं, इकाई भाग जो होते हैं, उसका भी नाम आप लोगों को हम यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जरूरी चीज है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 4 भाग आपको बताए, इनसे जरूरत पड़ेगा, आपकी यहाँ पर आवश्यकता है कि पुष्प के जो 4 भाग है वो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गैनेसियम, मतलब बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुमांग और जायांग। बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुमांग और इस चारों का जरूरत पड़ेगा। अब आपको हम बता दें, ये जो पुष्प होते हैं, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के, एक कंप्लीट फ्लावर और एक इनकम्प्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट है जिसको हिंदी में पूर्ण पुष्प कहते हैं और एक कहता है अकम्प्लीट जिसको अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा आता है कि पूर्ण पुष्प क्या है और अपूर्ण पुष्प क्या है। ठीक है, चलिए उसी पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये जो इनके जो 4 भाग हैं यहाँ पर, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो और फिर इसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर जो हम बात करेंगे इनका, उनको आप ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा गया जो पुष्प है, पुष्प जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये जो पुष्प है, टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के जो प्रकार होते हैं, पुष्प में होते 2 प्रकार के। नंबर 1 कंप्लीट फ्लावर, जिसको कहते हैं पूर्ण पुष्प, और दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। इसको कहते हैं अपूर्ण पुष्प। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आप लोगों को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लीट फ्लावर का, जिसको आप लोग पूर्ण पुष्प कहते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण पुष्प को आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट फ्लावर में क्या बोलेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पुष्प जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गैनेसियम ये चारों भाग उपस्थित रहता है, चारों भाग प्रेजेंट रहता है, उसी को कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। एक बार हम फिर से रिपीट उसको ध्यान दीजिएगा। बोले आपको पूछा जाएगा कंप्लीट फ्लावर क्या बोलेंगे कि ऐसी पुष्प, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी पुष्प जिसमें बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुमांग एवं जायांग ये चारों भाग उपस्थित रहते हैं, उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। बोले ऐसी पुष्प जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गैनेसियम ये चारों भाग उपस्थित रहती है, उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा है हम। बोले क्या ऐसी पुष्प, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी पुष्प जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गैनेसियम ये चारों भाग उपस्थित रहते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं, उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका जो एग्जाम्पल है वो हम आप लोगों को बता दें कि ये जो पूर्ण पुष्प का जो एग्जाम्पल होते हैं क्या क्या है। तो इनके एग्जाम्पल में आता है धतूरा, उड़हल जिसको हम अड़हुल बोलते हैं, कमल, ये सब के सब जो है कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, ये सब के सब जो है कंप्लीट फ्लावर होते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि पूर्ण पुष्प। चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं किसका, तो इनकम्प्लीट फ्लावर का। अब जो हम बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट फ्लावर का बात कर रहे हैं, मतलब अपूर्ण पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे। ऐसी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पुष्प जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गैनेसियम इन चारों भागों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित रहती है, कोई ये चारों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित रहता है, तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या ऐसी पुष्प, बोले क्या ऐसी पुष्प जिसमें बाह्यदल, पंखुड़ियां,
पुमांग एवं जयंग, इन चारों भागों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित रहता है, इन चारों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, और फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले क्या कि ऐसे पुष्प, बोले क्या, ऐसे पुष्प जिसमें कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम एवं गैनिसियम, ये चारों भागों में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित रहता है, कोई भी एक भाग एब्सेंट रहता है तो उसे क्या कहता है, इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या बोलेंगे, तो इनके एग्जाम्पल में बोलेंगे ताड़ हो गया, खजूर हो गया, पपीता हो गया, ये सब इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोगों को हम यहाँ पर ये इसके जो टाइप थे ये हम आप लोगों को बता दिए। अब जो आपको बता रहे हैं फूल का डायग्राम, उसके बाद जो है आपको पॉलिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहां से मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए पुष्प के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, पुष्प के लंबवत काट, इसी को अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है तो आप लोग जो है इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके सामने में यहाँ पर जो है पुष्प का जो डायग्राम वो हम आप लोगों के सामने रखे हुआ है। अब क्या करके जो है यहाँ पर नाम को रख देते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे में जो पुष्प जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिसके ऊपर रखा हुआ है, इसका नाम है थाइलेमस, इसको पुष्पासन कहते हैं। इस पर बात होगा बाद में। लेकिन इसमें जो है चलिए ये जो नीचे पार्ट्स हो गया ये थाइलेमस हो गया। और ये जो बाहर में इस तरह से निकला हुआ है इसी का नाम है बाह्यदल। और ये जब ये क्या कहते हैं, जब ये खिला बने, जब ये कली में रहता है तो ये जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ये पार्ट्स ऊपर पे चढ़ा हुआ रहता है। तो ये खिल हो गया तो ये नीचे जो है बिखर जाता है, फिर ये टूट जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया कैलिक्स, जिसको
वाहिदल बोलते हैं। और ये पार्ट से जो हो गया, जो पंखुड़ी है ये जो ऐसे घुमा हुआ है ना, जो लाल कलर का रहेगा, हरा कलर, सॉरी लाल कलर का होगा, नीला कलर का होगा, है ना, जो रंगीन का होगा वही। तो ये हो गया कोरोला, इसी को पंखुड़ी कहते हैं, पंखुड़िया, पंखुड़िया, एक पंखुड़ी, पूरा बोलेंगे पंखुड़ी। चलिए अब जो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस सबको आप लोग ध्यान दीजिए जरा। ये जो नीचे जो डंठल रंग जो दिख रहा है ये पूरा पतला रहता है, इसीलिए इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, हिंदी में तंतु, ठीक है। चलिए, और ये वाले पार्ट है इसी का नाम है परागकोश, जिसको एंथर कहते हैं। परागकोश हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में जो छोटा छोटा जो कण दिखाई दे रहा है उसी का नाम है परागकण, परागकण, अंग्रेजी में पोलन ग्रहण, पोलन ग्रहण, ठीक है, पोलन ग्रहण। चलिए अब हो गया। अब यहां पर देखिए इसको गौर से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फूला हुआ भाग भी दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है ओवरी, इसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और ये जो लंबा हो गया ये हो गया वर्तिका, इसको स्टाइल कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया वर्तिकाग्र, स्टिग्मा इसका नाम है, ठीक है। चलिए ये जो यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर बता देखा करके पार्ट में, एलोस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ना। तो ये जो है पुष्प के भाग का नाम यहाँ पर जो है करके बता दिए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से रिपीट करते हैं, ये जो नीचे का पार्ट है ये पुष्पासन, जिसको थैलेमस कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ये फिर खिलने के बाद इस तरह निकल जाएगा, लेकिन जब नहीं खिलेगा तो फिर ये इसके ये ऊपर पे चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैलिक्स, जिसको क्या कहते हैं, बाह्यदल। और ये जो खिला हुआ रहता है लाल रंग का रहता है तो वो हो गया, उसी को कहते हैं पंखुड़िया। और इसमें जो रहेगा आप उसको बोलेंगे फिलामेंट बोलेंगे, और ऊपर भाग को एंथर बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। अब परागकोश के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा दाने रचना रहता है, लाइक क्या कि हाथ में यदि आप सत्तू ले लेंगे उसको फूकिएगा तो छोटा छोटा कण दिखाई देगा, ठीक उसी तरह रहता है वो, तो उसी को कहते हैं परागकण, इसको पोलन ग्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है ये, तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसको अंडाशय ओवरी कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है इनको वर्तिका स्टाइल कहते हैं। और ये वाला भाग जो है वर्तिका, जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। ये जो हम पार्ट से एंथर और ये जो फिलामेंट हुआ ये दोनों मिलकर एक हुआ, मतलब ये पार्ट हो गया पुष्प का नर जननांग है, और ये जो पार्ट बीच में बनाए पुष्प का मादा जननांग। ये हम अभी आप एक करके बताएंगे आपको। चलिए ये आप लोगों के लिए चित्र है, ये ऐसे एग्जाम पूछा नहीं जाता, अगर आएगा तो इसमें नाम लिखने आएगा, ये चित्र बना हुआ है केवल आपको नाम लिखना है, ठीक है। चलिए अब इनको हम मिटाते हैं और फिर जो है करके पार्ट में इसमें आपको दिखलाएंगे, ठीक है। चलिए पूछा जाएगा आपको पुष्प के नर जनन अंग का नाम क्या है। तो पुष्प के नर का नाम क्या है, तो स्टामेन। और स्टामेन को ही जो है हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर। ध्यान दीजिएगा, स्टैमेन को ही जो हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर, ठीक है। ये पुंकेसर, तो इसका चित्र के साथ वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं।
चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा जो है कान रहेगा, छोटा 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 कान रहेगा। ठीक है, चलिए ये जो नीचे वाला जो है इसी को कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसी को आप हिंदी में तंतु बोले थे। और ये जो दिख रहा है यही हो गया परागकोश, जिसको एंथर बोलते हैं, परागकोश। और इसके अंदर छोटा कान दिखाई दे, इसी का नाम है परागकण, परागकण। इसी को कहते हैं पोलन ग्रैंड, पोलन ग्रैंड, पोलन ग्रैंड। ठीक है, चलिए अब जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं बीच में है ना, ये बीच में जुड़ा हुआ, इसी का नाम है कनेक्टिव। इसका नाम कनेक्टिव, इसी को हिंदी में योजक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो ये पुष्प के जो नर जानक है, पुष्प के जो नर जानक है, इसी का नाम क्या स्टामेन, पुंकेसर है। अब पुंकेसर के कितने भाग हुए? तो 3 भाग है ना, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, कनेक्टिव हो गया, 3 भाग। ये तो इसके अंदर परागकण इसी का नाम है। तो पुष्प के जो नर जानक इसके कितने भाग होते हैं? पुष्प के नर जानक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो बोलेंगे फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। क्या क्या? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ये 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। तो पुष्प के जो नर जानक से कितने भाग होते हैं? 3 भाग, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। क्या क्या होता है? फिलामेंट होते हैं, एंथर होते हैं, कनेक्टिव होता है। और आपको बता दें यहाँ पर जो दिख रहा है 1 और 2 यहाँ पर 2 पार्ट दिख रहा है, 2% दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें इसमें 4 पार्ट है और 2 उसके पीछे है, यहाँ पर भी है और इसके पीछे में कैसे इस तरह के है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पर ये है। तो ये ऐसे अगर काट लेंगे तब आपको दिखेगा, ऐसे दिख रहा है तो ये उधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये 4 भाग, ये बीच वाला जो पार्ट है यही हो गया कनेक्टिव। ठीक है, यही पार्ट हो गया कनेक्टिव। और ये जो पार्ट्स है यहाँ पर जो है ये उस पार में है, ये भी उस पार में, और ये दोनों पार्ट ये दोनों है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो अगर इसको काटेंगे जो है इसको अनुप्रस्थ काटेंगे तो इस तरह दिखेगा आपको, चार्ट रहता है। हाँ, और ये बीच वाला जो है वही है कनेक्टिव, योजक जिसको बोलते हैं, ये योजक। ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों को वही बोले कि पुष्प के जो नर जानक उसका नाम क्या? स्टामेन, जिसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? तो फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। क्या क्या बोले, जरा रिपीट कीजिए, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। क्या क्या बोले? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। ठीक है, चलिए अब जो है ये भी आपको बता दिए, इसको मिटाते हैं। अब पूछते हैं पुष्प के जो मादा जनन का नाम क्या है? पुष्प के जो है मादा जनन अंग का नाम है ना, तो पुष्प के मादा अंग का नाम है कार्पेल। और इसी को हिंदी में कहा जाता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। चलिए इसका नाम है स्त्री केसर। अब यहाँ पर आपको हम चित्र में दिखा रहा है। ये जो बीच में फुला, नीचे में जो फुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी का नाम हुआ ओवरी, हिंदी में अंडाशय। ठीक है, ये जो लंबा हो गया, जो स्टाइल मार दिया, इसी का नाम है स्टाइल, इसी को वर्तिका कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट से दिख रहा है, इसी कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसी का नाम है स्टिग्मा, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। चलिए इसके भी 3 भाग होते हैं। बोले क्या कि पुष्प के जो मादा जनन है इसके भी 3 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। क्या क्या होता है? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्या बोले? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। इसी को तो ओवरी को अंडाशय, स्टाइल को वर्तिका और स्टिग्मा को वर्तिका। तो वही बोले आपको कि पुष्प की जो मादा जनन है जिसका नाम है कार्पेल, कार्पेल को हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के जो 3 भाग होते हैं वो क्या क्या होता है? तो ओवरी होता है जिसको अंडाशय कहते हैं, फिर स्टाइल उसको वर्तिका कहते हैं, फिर स्टिग्मा उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। बोले क्या कि पुष्प जो है मादा
परागन के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसी को बोले ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्या बोले इसको? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। एक बार फिर से रिपीट किया, क्या बोले? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये 3 पार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब जो आप लोगों को बता रहे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये नीचे वाला पार्ट आप लोगों को पहले भी बताया होगा, तो इसी का नाम हुआ थाइलेमस, जिसको आप बोलते हैं पुष्पासन। ध्यान दीजिए, ये थाइलेमस हुआ, इसी को कहते हैं, इसी का नाम है पुष्पासन, ठीक है। चलिए तो 3 भाग ही होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, 3 भाग, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। चलिए ये पूछा भी जाता है क्या हमें कि जो है कार्पेल के कौन कौन से भाग होते हैं, तो बोलेंगे ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्या क्या होता है? तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। चलिए अब इनको मिटाते हैं। अब जो ये हो गया, अब आपको जो है पॉलिनेशन पूरा बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब जो आपका जो है आप कंप्लीट हो गए पॉलिनेशन को समझने के लिए। पॉलिनेशन, इसको परागन कहते हैं हिंदी, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नाम से इसको, ये जो पार्ट्स है इसका नाम क्या था? स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स क्या हो गया? परागकोश, जिसको अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। और इसके अंदर में क्या भरा पड़ा है? परागकण पड़ा है, परागकण, अंग्रेजी में पोलन ग्रैंड, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए। पूछा जाएगा पॉलिनेशन या परागन क्या है, क्या बोलेंगे? यहां से परागकण निकला और उड़ते हुए यहां पर आके गिरा, कहां? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पर। आपको पूछा गया पॉलिनेशन क्या बोलेंगे कि पराग कोश से निकला हुआ परागकण। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले कि पराग कोश से बोले क्या? पराग कोश से निकला हुआ परागकण, निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक, कहां तक? स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन या तो फिर उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हम बोले तो पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक, कहां तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं। हम बोले आपको कि पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। आपको पूछा जाएगा पॉलिनेशन क्या, परागन क्या बोलेंगे? बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि पॉलिनेशन क्या, परागन क्या बोलेंगे? बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण, पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। बोले आपको पूछा जाएगा परागन क्या बोलेंगे? बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हम आप लोगों को बता दिए परागन है ना। तो परागन की परीक्षा वो भी बता दी, कैसे होता है वो आपको बता दिए। तो ये पराग कोश से परागकण, जो पराग कोश से जो परागकण उड़ के जो स्टिग्मा तक आएगा, ये कीट के द्वारा भी आ सकता है, वायु के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है। चलिए ये हम यहाँ पर जो बताए, ये जो दूसरे पुष्प जो आएगा वो कीट के द्वारा भी जा सकता है, या तो फिर वो वायु के द्वारा जा सकता है। यदि पानी में पौधा है तो पानी के द्वारा जा सकता है, या तो फिर कुछ जंतु के द्वारा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अब जो हम यहाँ पर इनको मिटकाते हैं और आगे देखते हैं। अब आपको जो हम बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन है, परागन है, परागन जो है इस पर ध्यान दीजिए। जो परागन है, ये परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। आपको बता दें कि बोले परागन जो है, पॉलिनेशन जो है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, इसको स्व परागन कहते हैं।
ठीक है, चलिए। और जो दूसरा है इसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं परपरागन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोले क्या पॉलिनेशन की तो परागन कितने पे, तो परागन बोलेंगे दो प्रकार के। पहला क्या है स्वपरागन जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कहते हैं परपरागन। हम बोले आपको क्या कि परागन कितने प्रकार, तो बोलेंगे कि परागन जो है वो कितने प्रकार, तो बोलेंगे परागन दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसी को कहते हैं स्वपरागन, और दूसरा का नाम है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कहते हैं परपरागन। बोले आपको कि पूछा जाएगा परागन कितने में, तो क्या बोलेंगे कि परागन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन जिसको स्वपरागन कहते हैं, और दूसरा का नाम क्या क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कहते हैं परपरागन। तो अब हम एक एक करके जो है इनको आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो सेल्फ पॉलिनेशन जो स्वपरागन वो क्या होता है, फिर जो आपको बताएंगे परपरागन वो क्या होता है। ठीक है, फिर उनके टाइप के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। चलिए, तो सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक नंबर सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए, अब जो बात कर रहे हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागन का, कि स्वपरागन पहले क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, ये जो पुष्प है इसको आप ध्यान से देखिए। ये नर जनांग हो गया और ये मादा जनांग हो गया, ये नर जनांग हो गया और ये मादा जनांग। जब पुष्प में नर जनांग और मादा जनांग एक साथ में रहे, जब शरीर पर एक ही शरीर पर नर जनांग और मादा जनांग एक साथ में रहे तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब जिसमें नर जनांग और मादा जनांग एक ही शरीर में रहेगा, वो हम पहला चैप्टर में आपको बता चुके हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। हम बोले आपको कि ऐसी पौधा जिसके पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित रहता है उसे बाइसेक्सुअल या तो फिर उसी को जो है मोनेशियस भी कहते हैं। वही बोले आपको कि ऐसे पुष्प बोले, वही बोले कि ऐसी पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर पर उपस्थित रहेगा तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो पुष्प दिख रहा है द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि नर जननांग मादा जननांग दोनों है ना, तो उसी को द्विलिंग, एक होता है एक लिंग एक द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब एक लिंग रहेगा चाहे कोई भी, जब यहाँ दोनों है तो उसको बोलेंगे द्विलिंग, तो द्विलिंगी में है ना, वही बोले आपको। तो पूछा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन क्या है, इसको क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा। यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान दीजिए क्या बोले, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या तो फिर उसे स्वपरागन कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि पराग कोश से निकला हुआ परागकण, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान दीजिएगा, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के, ध्यान दीजिए क्या बोले, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या तो फिर उसे स्वपरागन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान दीजिएगा, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर उसी पुष्प के संपन्न करती है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या तो फिर उसी को क्या कहता है, स्वपरागन। फिर करते हैं, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान दीजिए, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के, बोले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है, परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन या तो फिर उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर क्या स्वपरागन आपको बताए, और ये जो स्वपरागन है, ये स्वपरागन जो होते हैं किसमें, धतूरा में होते हैं,
उसके बाद फिर उड़हल में होता है, जिसको आप अड़हुल बोलते हैं ना, धतूरा में, उड़हल में होते हैं। ये सब के सब में क्या होता है, तो ये सब में कौन सा परागण होता है, बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, चलिए अब जो हम आप बात बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अपना पुष्प का परागण अपने ऊपर गिरा तो इसको स्वपरागण बोले। अगर यही एक ही पौधा में और पुष्प है, एक पौधा में ये पुष्प हुआ और इसी पौधा में जो है और भी ये पुष्प हो गया और इसी में से और एक पुष्प होगा, मान लीजिए और एक भी पुष्प हो गया, यहाँ पर और एक पुष्प है, ये पुष्प हो गया। ठीक है, और इसका अगर परागण यहाँ आके इस पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरता है तो ये भी स्वपरागण ही होता है। अगर एक ही पौधा में दो पुष्प हैं और एक पुष्प का परागण उसी पौधा के दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वह भी स्वपरागण ही कहलाती है। उसमें भी जो हुआ वो भी स्वपरागण ही हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पौधा का पुष्प है ना, तो उसको स्वपरागण ही कहते हैं उसको। चलिए अब जो है इनको अब मिटाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, चलिए अब जो हम बात बोलेंगे किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का, परपरागण का। चलिए अब बात करें परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिए, और यहाँ पर पुष्प है और इसमें परागण है। इसमें भी एक ठो लिंग है, केवल मादा जननांग है और इसमें केवल नर जननांग है। तो दोनों में देखिए एक एक पुष्प है, इसको एक लिंगी कहते हैं। जब पुष्प में एक लिंग रहेगा तो उसे एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें वो है, इसमें भी मादा जनन हो गई है और ये हो गई नर जनन। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से अब परागण निकलता है और ये यहाँ से आके जो है इसके वर्तिकाग्र पर आके गिरता है और ये क्रिया क्या कहलाता है, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इसी में क्या बोलेंगे जरा ध्यान दीजिए। यदि किसी एकलिंगी पुष्प के, ध्यान दीजिए, यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण, परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागण की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन करते। ध्यान दीजिए, यह पौधा दोनों अलग है, दोनों एक ही जात है, चाहे वो पपीता का है तो पपीता का, खजूर का है तो खजूर का, है ना, अगर ताड़ का है तो ताड़ का, दोनों एक ही जाति का पौधा है। लेकिन पौधा जो है दोनों एक ही जाति का, लेकिन दोनों अलग अलग है। कि ये पौधा जो है अलग है और ये पौधा अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों जाति की है। मान लेते हैं ये जो है पपीता का है और ये जो है नर पौधा है और ये मादा पौधा, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग पौधा है और इन दोनों में पॉलिनेशन। तो वही हम आपको बोल रहे हैं कि परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के क्या बोले कि यदि किसी एकलिंगी पुष्प के, ध्यान दीजिएगा, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागण की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण, परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागण की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। वह फिर रिपीट करते हैं, बोले यदि किसी यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागण की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के परागण किसमें होगा तो ये हो जाएगा
ये होगा ताड़ में, खजूर में, पपीता में, है ना। तो इसमें जो है ये परपरागण क्रॉस फंक्शन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा है जिनमें आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो ये जो है स्वपरागण परपरागण में जो था ये दोनों का जो परिभाषा वो आपको क्लियर कर दिए। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। ठीक, चलिए। अब जो अगला टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो स्वपरागण के प्रकार। तो स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लिस्टोगेमी, इसी को ऑटोगेमी भी कहते हैं। इसको हिंदी में अनुन्मीली परागण, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। और दूसरा होमोगेमी, इसे कहते हैं समकालपक्वता। तो बोले स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो क्लिस्टोगेमी, इसी का दूसरा नाम है ऑटोगेमी, उसी को बोलता है अनुन्मीली परागण, या तो फिर इसी को क्लिस्टोगेमी। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्लिस्टोगेमी है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये पहले क्या होता है क्लिस्टोगेमी, जो वो क्या है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो क्लिस्टोगेमी, इनको क्या बोलने पर उसको ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि ऐसी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर पाई जाती है। बोले ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर पाई जाती है जो कभी नहीं खिलती है। ध्यान दीजिए क्या बोले, बोले ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर पाई जाती है जो कभी नहीं खिलती है, ऐसी पुष्प को क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। ऐसी पुष्प को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले आपको क्या कि ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर पाई जाती है। बोले ऐसी पुष्प जो जमीन के अंदर पाई जाती है जो कभी नहीं खिलती है, जो कभी नहीं खिलती है, ऐसी पुष्प को क्या कहते हैं, तो क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। और इस पुष्प में होने वाले स्वपरागण की क्रिया को, और इस पुष्प में क्लिस्टोगैमस पुष्प में होने वाले स्वपरागण की क्रिया को क्लिस्टोगेमी या तो अनुन्मीली परागण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले क्या ऐसी पुष्प, बोले क्या कि ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर पाई जाती है। बोले ऐसी पुष्प जो भूमि के अंदर पाई जाती है जो कभी नहीं खिलती है, उसे क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं, उसे क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। और इसमें क्लिस्टोगैमस पुष्प में होने वाले स्वपरागण की क्रिया को क्लिस्टोगेमी या तो फिर ऑटोगेमी या तो फिर उसी को अनुन्मीली परागण कहते हैं। ठीक है, और ये किसमें होता है, तो ये होता है मूंगफली में, ये होता है बायोला में। ठीक है, ये जो क्लिस्टोगेमी जो क्रिया होती है वो किसमें किसमें होता है, तो मूंगफली, बायोला, इसमें पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली में। चलिए, अब हो गया। अब जो बात करें होमोगेमी, ये जो होमोगेमी है समकालपक्वता, इसमें क्या होता है, बोले क्या, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में नर जनक और मादा जनक दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं, दोनों एक ही समय में परिपक्व होती हैं, और इसमें जो स्वपरागण की क्रिया होती है उसी को कहा जाता है होमोगेमी या समकालपक्वता। एक बार फिर रिपीट करते हैं। हम बोले क्या कि यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में, तो बोलेंगे कि द्विलिंगी पुष्प में नर जनक और मादा जनक मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर, बोले क्या कि किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर का एक ही समय में परिपक्व होना, एक ही समय में परिपक्व होना और परागण की क्रिया को संपन्न होना, कौन सा, स्वपरागण की क्रिया संपन्न होना क्या कहलाता है, होमोगेमी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आपको क्या होमोगेमी में क्या बोले प्रश्न में कि किसी द्विलिंगी पुष्प में, बोले क्या किसी द्विलिंगी पुष्प में कि नर जनक मतलब क्या कि पुंकेसर और स्त्री, किसी द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर का एक ही समय में परिपक्व होना और स्वपरागण की क्रिया का संपन्न होना समकालपक्वता कहते हैं। और इसी को इसी ये जो यही जो होता है वो किसमें होता है, तो धतूरा में। ठीक है, इसके अलावा जो है मिराबिलिस,
जलापराग, ठीक है। मिराबिलिस जलापराग, एक ही पौधा का मिराबिलिस जलापराग, ठीक है। ये होता है उससे सदाबहार में ये होता है, ठीक है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर जो है ये समकल्पकता जो है वो भी होमोगेमी है, वो भी आपको कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पर, तो अगला जो इनका टॉपिक होगा उनसे हम बात करेंगे, ठीक है। स्वपरागण का जो प्रकार था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। पर परागण का प्रकार आपको बता दें कि पर परागण जो है ये मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं। पर परागण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताए थे कि जो पर परागण है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ठीक है। पर परागण के प्रकार, चलिए सबसे पहला 1 नंबर है एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में वायु परागण कहते हैं। चलिए इनको समझिए, यहां पर लिखा हुआ है एनिमोफिली। आपको ज्यादातर बता देते हैं कि इसमें जो है ये वर्ड का यूज करेगा, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहेगा, ज्यादा यूज एनिमोफिली, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इनको क्लियर करते चले जाते हैं एनिमोफिली को ही यहां से। तो सबको पहले बता दें आप लोगों का प्रकार का वर्णन करते चले जाएंगे। एनिमोफिली जो है ये 2 शब्द से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है एनिमो। ये जो एनिमोफिली है ये 2 शब्द के मिलने से बना हुआ, जिसका पहला शब्द है एनिमो। पहला शब्द क्या है, एनिमो। ध्यान दीजिएगा, एक बार में आप लोगों का क्लियर करते चले जाएंगे। एनिमो का अर्थ होता है एयर, या तो फिर इसी को आप वेल बोल सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, हवा बोलिए, वायु बोलिए, दोनों की चीजें, ठीक है। चलिए वही बोले आपको कि एनिमोफिली 2 शब्द, पहला शब्द है क्या, एनिमो मतलब एयर या विंड बोलिए, हवा वायु दोनों की चीजें, और दूसरा शब्द फिली, और दूसरा शब्द फिली। और फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण। ध्यान दीजिएगा, बोले आपको कि एनिमोफिली 2 शब्द के मिले बना। पहला शब्द है एनिमो, एनिमो का मतलब एयर होता है, मतलब एयर मतलब हवा। दूसरा शब्द फिली, फिली मतलब पॉलिनेशन। तो क्या बोलेंगे कि जब परागण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, हवा के द्वारा होती है, उसे एनिमोफिली कहते हैं। फिर रिपीट करते हैं, हम बोले क्या कि जब परागण की क्रिया, कैसा परागण, पर परागण, वही बोले कि जब पर परागण की क्रिया, बोले कि जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, बोले क्या कि जब पर परागण की क्रिया जो है वो वायु के द्वारा होती है, उसे कहते हैं एनिमोफिली। वही बोले आपको कि जब वायु के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है, बोले जब वायु के द्वारा पर परागण की क्रिया होती है उसे कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको बता दें इसके एग्जांपल में क्या क्या होगा। वायु के द्वारा जो परागण होता है किसमें किसमें होता है, वायु के द्वारा जो परागण होता है वो किसमें किसमें, तो आप इस हम जो वर्ड बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। धान घास बांस, धान घास बांस, इसमें क्या होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। पूछा भी जाता है किसमें किसमें होता है, तो धान, घास, बांस, मकई, ये सबके सब में जो है एनिमोफिली होती है। वही बोले आपको कि ये जो है आपको पूछा जाएगा कि एनिमोफिली क्या है, वही बोलेंगे कि जब पर परागण की क्रिया, क्या बोले कि जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है ना, बोले कि जब पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं एनिमोफिली, या उसी को वायु परागण कहते हैं, ठीक है। इसके जो इस किसमें किसमें होता है, बोलेंगे धान, घास, बांस, मकई, ये सब में क्या होता है, वायु के द्वारा परागण, ठीक है। चलिए अब इनको मिटा देते हैं। ये अक्सर बता देते हैं कि आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के जो ये कम्पिटिशन लेवल के यहाँ पूछा जाता है, एनिमो का अर्थ क्या होता है, एनिमो का अर्थ क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं एयर होता है, हवा। चलो अब एक हो गया, अब दूसरा नंबर एंटेमो, एंटेमोफिली। चलिए एंटेमोफिली,
फिर इसको इंटिमोफिली भी बोल सकते हैं। चलिए, आपको पूछा जाएगा कि ये जो एंटेमोफिली वो क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एंटेमोफिली भी दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। पहला एंटेमो, दूसरा फिली। पहला हो गया एंटेमो, एंटेमो। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट को हिंदी में कहते हैं कीट। ये कीट आप लोग कीट पतंग बोलते हैं। दूसरा शब्द फिली, और फिली का अर्थ तो आप लोगों को पहले बता ही चुके। और फिली मतलब पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन मतलब परागन, है ना। तो क्या बोलेंगे आप कि जब परागन की क्रिया, यानी जो परागन, कैसा परागन? तो परागन बोले कि जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, बोले कि जब परागन, ये तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब पर परागन की क्रिया कीट के द्वारा होता है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है। बोले जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। तो उसे क्या कहता है? एंटोमोफिली। वही बोले, आपको पूछा जाएगा कि जो है एंटोमोफिली कहते, क्या बोलेंगे? बोले कि जब परागन की क्रिया, बोले कि जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है। बोले कि जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। जब हम पूछा था एंटोमोफिली क्या है, वही बोले कि जब परागन की क्रिया, क्या बोले कि जब परागन की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें होता है? तो ये होगा कि में तो रात की रानी, इसमें सुगंध होता है तो ये लेने के लिए पहुंचता है कीट। ठीक है, उसके बाद जूही हो गया, इसमें भी होगा। ठीक है, गुलाब हो गया, धतूरा हो गया। तो इस सब में जो है एंटोमोफिली होती है। ठीक है, चलिए कीट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बता दिया कि रात की रानी, जूही, गुलाब, धतूरा, इस सब में जो कीट की तरफ होता है। ठीक है, चलिए, और आपको इसमें से एक और स्पेशल आप लोगों को बता देते हैं, कमल। कमल जल में होता है लेकिन पुष्प ऊपर पे होता है और उसमें कीट जाके बैठता है ना। तो इसमें कीट की तरफ होता है। याद रखिएगा, कमल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। कमल में जो परागन तक किसके द्वारा? कीट के द्वारा होता है। कभी भी नहीं बोलेगा जल के द्वारा, ये कीट के द्वारा होता है। और आता है जल में लेकिन वो पुष्प ऊपर होता है, वही बोले उसमें कीट के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब जो बात कर रहे हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम क्या है? आप क्या हो गया? हाइड्रोफिली। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं हाइड्रोफिली का। तो हाइड्रोफिली में क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोफिली भी दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। पहला है हाइड्रो, और हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? तो हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, और वाटर को हिंदी में कहा जाता है जल। और दूसरा शब्द क्या है? फिली, और फिली मतलब होता है पॉलिनेशन। फिली मतलब पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन को हिंदी में परागन। तो क्या बोलेंगे कि जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है। बोले जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोले? बोले जब परागन की क्रिया जल के द्वारा, था क्या बोले कि जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। बोले आपको क्या कि जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जल के द्वारा किस में होता है? तो ये होता है वेलेस्नेरिया में, हाइड्रीला में, ये सब पौधा में जो है ना, ये सब जल में मिलते हैं, और इस सब पौधा में जो है जल के द्वारा पाए मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या बोले? तो वेलेस्नेरिया, हाइड्रीला, ये सब पौधा में जल के द्वारा पाए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए आप जो अगला जो आप बात करेंगे, जो लास्ट इनका जो है वो इनके प्रकार में वो बच गया जूफिली। अब जो इसका लास्ट में बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? इसका जूफिली। चलिए चौथा नंबर जूफिली। चलिए अब ये भी दो शब्द के मिलने से बना। पहला है जू, दूसरा फिली। पहला है जू का मतलब क्या होता है? एनिमल, आप लोग जान रहे हैं। जू मतलब एनिमल, आप एनिमल को हिंदी में जंतु। ठीक है, और दूसरा शब्द है फिली, और फिली मतलब होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का मतलब आप लोग जान रहे हैं, पॉलिनेशन को हिंदी में परागन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे
कि जब परागण की क्रिया जंतु के द्वारा होती है ना, जब परागण की क्रिया छोटे बड़े जंतु के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं ना। बोले कि जब परागण की क्रिया जंतु के द्वारा होती है तो उसे जूफिली कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको हम बता दें, एग्जाम्पल में आपको बता दें, रफलेसिया, रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका वजन लगभग 10 केजी के बराबर होता है। आप बता दें रफलेसिया, रफलेसिया में जो परागण होता है किसके द्वारा, हाथी के द्वारा। रफलेसिया में जो परागण होता है वो हाथी के द्वारा परागण होता है। आप ध्यान दीजिए, बता देता आप लोगों को, रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है और हाथी भी स्थल का सबसे बड़ा जानवर है ना। तो स्थल का सबसे बड़ा जानवर के द्वारा इसमें परागण होता है रफलेसिया में, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प में। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर आप लोग बता, लेकिन ये जो जूफिली इनके कुछ टर्म में इसमें आते हैं जो अलग से पढ़ना, वो भी जंतु के द्वारा होता है लेकिन कोई अलग से पढ़ना पड़ता है, तो उनको हम आप लोगों को बता दें। कुछ नाम से भी होता है, उनको अलग कर दिया गया है, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अगला हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो वो है, अब जो वो हम बताए कि इसी में जो और शब्द दो तीन तो है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्निथोफिली, 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 ध्यान दीजिएगा, पहला ऑर्निथो, दूसरा फिली। ऑर्निथो, ऑर्निथो का अर्थ होता है वर्ड, और वर्ड को हिंदी में कहा जाता है पक्षी। और दूसरा शब्द फिली, आप लोग तो जान ही रहे हैं, फिली मतलब पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोले आपको, परागण। तो क्या बोलेंगे समय कि जब परागण की क्रिया पक्षी के द्वारा होता है, क्या बोले, जब परागण की क्रिया यानी कि पर परागण, बोले कि जब परागण की क्रिया पक्षी के द्वारा होती है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो एक पौधा से जो दूसरे पौधा में जो पराग लेके जाएगा वो कौन किसके साथ जाएगा, तो पक्षी के द्वारा। वो जब रस चूसने के लिए जाता है पुष्प में, तो उसकी जो परागकण उसके चोंच में लग जाता है, फिर दूसरे पुष्प में रस चूसने जाता है, तो वहां परागकण वहां पर लेके गिर जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो वही बोले कि ये जो ऑर्निथोफिली किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा। बोले कि जब परागण की क्रिया जो है पक्षी के द्वारा होती है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, वो बोले कि जब परागण की क्रिया पक्षी के द्वारा होती है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। और ये किस में होता है, तो ये झुमका में होता है, कनेल में होता है। ठीक है, तो इन सब पौधे में जो है झुमका, कनेल होता है, इसमें ऑर्निथोफिली की तरफ होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं, अब अगला चलते हैं। एक हो गया, अगला जो दूसरा जो एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, अगला क्या है, तो अगला आपको बता दें चिरिप्टोफिली, चिरोप्टोफिली, चिरोप्टोफिली, ध्यान दीजिए, इसको कहीं कहीं क्रिप्टो को भी लिखा रहता है, चौक जगह को क्रिप्टोफिली बोल देते हैं, चिरिप्टोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चिरिप्टोफिली भी जो है ये भी दो शब्दों के मिलर, चिरिप्टो, और चिरिप्टो का मतलब होता है बैट, और बैट मतलब होता है चमगादड़। ठीक है, चौसे चिरिप्टो, चौसे चमगादड़। और दूसरा शब्द फिली, और फिली का अर्थ तो आप लोग जान ही रहे हैं, पॉलिनेशन मतलब परागण। तो क्या बोलेंगे कि जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है, जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है तो उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। बोले जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है तो उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। बोले क्या, जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है तो उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए वही बोले आपको, तो किस में हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होगा वो किस में होगा, तो ये होता है सेमल में, सेमल। उसके बाद कदम में, ये जो कदम का पौधा होता है या कदम का पैदा करना होता है ना, तो सेमल में, कदम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि सेमल के पौधे में किसके द्वारा परागण होता है, क्या बोलेंगे, चमगादड़ के द्वारा, है ना। तो ये पूछा भी जाता है। तो ये चिरिप्टोफिली जो है चमगादड़ के द्वारा जो है, ये सेमल के पौधे में कदम है चिरिप्टोफिली के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसको चिरिप्टोफिली, तो आप लोगों को बोल भी देते एक बार कि जब पर परागण की क्रिया जो है चमगादड़ के द्वारा होती है तो उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला बोल रहे हैं तीसरा मलेकोफिली, मलेकोफिली। चलिए ये मलेकोफिली, मलेकोफिली
ये जो मिलेकोफिली है ये भी दो शब्द के मिलने से बना। मिलेको, मिलेको का मतलब होता है एंट, एंट मतलब चींटी, ध्यान दीजिएगा। मिलेको मतलब एंट मतलब चींटी, सॉरी, ये जो मिलेको है, मिलेको का अर्थ होता है स्नेल। मिलेको का अर्थ होता है स्नेल, चींटी नहीं होता है, स्नेल। स्नेल मतलब होता है घोंगा। और दूसरा शब्द है फिली, और फिली का क्या क्या, फिली का मतलब, और फिली मतलब पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन मतलब परागन, है ना। तो क्या बोलेंगे कि जब परागन की क्रिया घोंघा के द्वारा होता है, स्नेल के द्वारा होता है, बोले जब परागन की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो उसे मिलेकोफिली कहते हैं ना। याद रखिएगा, मलेको, मैलो, घोंघा कहां पर रहेगा तो घोंघा पूरा मैला हुआ रहता है ना, कीचड़ में रहता है ना। तो वही बोले ये हुआ मिलेको। मिलेको मतलब क्या हो गया, तो मिलेको, मिलेको यहाँ पर क्या बोले कि मिलेको, मिलेको मैला है ना, घोंघा भी मैला है, मिट्टी में रहता है, सब याद रखना पड़ेगा ट्रिक से। बोले मिलेको, वही बोले मिलेकोफिली दो शब्द, पहला शब्द क्या मिलेको, मिलेको मतलब स्नेल, स्नेल मतलब घोंघा, और दूसरा शब्द फिली, फिली में पॉलिनेशन मतलब परागन। वही बोले कि जब परागन की क्रिया जो है घोंघा के द्वारा होती है, जब परागन की क्रिया, बोले जब परागन की क्रिया घोंघा के द्वारा होती है तो उसे मिलेकोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें होता है, तो ये होता है कच्चू के पौधे में, कन्ना के पौधे में। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो इसमें बचा हुआ है, लास्ट जो बचा हुआ है आपका चौथा नंबर, मर्मीको। मर्मीको, मर्मीकोफिली, मर्मीकोफिली। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मर्मीको, मर्मीको। अब मर्मीको का मतलब क्या होता है, मर्मीको का अर्थ होता है एंट, एंट मतलब क्या होता है चींटी। ठीक है, और दूसरा शब्द है फिली, और फिली का अर्थ आप लोग पता ही है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन मतलब क्या होता है परागन। तो क्या बोलेंगे कि जब परागन की क्रिया चींटी के द्वारा होती है ना, बोले क्या, जब परागन की क्रिया चींटी के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, मर्मीकोफिली कहते हैं। बोले क्या, पूछा जाएगा कि मर्मीकोफिली क्या बोलेंगे, बोले कि जब परागन की क्रिया, मतलब क्या, जब पर परागन की क्रिया चींटी के द्वारा होता है, बोले जब पर परागन की क्रिया चींटी के द्वारा होती है तो उसे मर्मीकोफिली कहते हैं, तो उसे क्या कहता है, मर्मीकोफिली। ठीक है, चलिए ये किसमें होता है, तो ये होगा आपका पीपल में, ये किसमें होगा, बरगद में, ये किस में होगा, तो गुलमोहर में, ये तो गूलर जिसको होते हैं, गूलर में, है ना, जिसको आप लोग डुम्बर बोलते हैं, इसमें ये परागन होता है मर्मीकोफिली। ठीक है, चलिए तो आपका जो है यहाँ पर जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मतलब ये 5 नंबर में आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन रहा ये आपका, स्वपरागन और पर परागन में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर बताया, स्वपरागन और पर परागन में अंतर बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो इनको ध्यान से इसको पढ़ेगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि स्वपरागन और पर परागन में अंतर बताइए, 5 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा कि स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। एक तरफ में आप लिखेंगे स्वपरागन और एक तरफ में लिखेंगे पर परागन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जो है यहाँ पर पॉइंट देते रहेंगे, क्लियर करना है। सबसे पहला पॉइंट, आप पहला पॉइंट में दोनों का परिभाषा दे सकते हैं। स्वपरागन में क्या बोलेंगे तो बच्चा आपको बता भी दिए, और परागन में पहला पॉइंट में परिभाषा दे देंगे। ठीक है, आपको हम बोल देते हैं एक बार। स्वपरागन में बोले थे, यदि किसी दुलिंगी पुष्प में, बोले यदि किसी दुलिंगी पुष्प में
पराग कोश से निकला हुआ परागकण। बोले थे क्या, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प में पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे स्वपरागन करेगा। फिर से रिपीट कर रहा है, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प के, बोले क्या, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी द्विलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे स्वपरागन करते हैं। ठीक है, चलिए अब परपरागन क्या बोले थे, यदि किसी एकलिंगी पुष्प, क्या बोले, यदि किसी एकलिंगी पुष्प में, तब यदि किसी एकलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे परपरागन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, बोले यदि किसी एकलिंगी पुष्प के, बोले क्या, यदि किसी एकलिंगी पुष्प के पराग कोश से निकला हुआ परागकण, पराग कोश से निकला हुआ परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर परागन की क्रिया को संपन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परपरागन करते हैं। ठीक है, चलिए आपको परपरागन भी बता दिए। अब जो अगला पद में क्या बोले कि स्वपरागन में द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है। दूसरा पद में क्या बोले आपको कि इसमें जो है, इसमें द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, इसमें द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है और इसमें किसमें, एक लिंगी, इसमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प का। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको स्वपरागन में क्या बोले कि इसमें द्विलिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है और इधर परपरागन में क्या बोलेंगे, इसमें एक लिंगी पुष्प की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला पद में क्या बोलेंगे, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी कम होती है। बोले स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधा होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी कम होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, बोले क्या, परपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, परपरागन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होती है। बोले परपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की जो क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोले, बोले क्या कि स्वपरागन जो है यह परागन की आसान विधि है। बोले स्वपरागन जो है यह परागन की जो है आसान विधि है। बोले स्वपरागन जो ये क्या है, तो परागन की एक आसान विधि है। ठीक है, चलिए इधर आए क्या बोलेंगे, परपरागन जो है यह परागन की एक कठिन विधि है। परपरागन जो है यह परागन की कैसा विधि है, तो कठिन विधि। वही बोले कि परपरागन जो है यह परागन की एक कठिन विधि है। ठीक है, चलिए अगला पद में क्या बोले, बोले क्या कि स्वपरागन जो है, स्वपरागन में जो है परागकण की बर्बादी जो है काफी कम होता है ना। स्वपरागन में जो है परागकण का जो बर्बादी जो होता है, परागकण जो नष्ट होते हैं वो कम होते हैं। वही बोलेंगे स्वपरागन जो है इसमें परागकण की बर्बादी काफी कम होती है। ठीक है, चलिए परपरागन में परागकण की बर्बादी काफी अधिक होती है। परपरागन में जो है परागकण का जो बर्बादी होता है वो काफी अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि एक पौधा दूसरे पौधा जाने में बहुत सारा इधर उधर चला जाता है, एक ही दो पहुंच पाता है, तो उसमें परागकण की बर्बादी का होता काफी अधिक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोले क्या कि ये जो स्वपरागन है, बोले स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं उसमें अंकुरन की क्षमता काफी कम होती है। स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें बीज जो होते हैं, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसमें अंकुरन की क्षमता जो होता है, जर्मिनेट करने की जो क्षमता होता है वो काफी कम होता है। वही बोले आपको कि स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं उसमें अंकुरन की क्षमता काफी कम होता है। ठीक है, चलिए अगला बोले क्या कि परपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होता है, परपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होता है उसमें अंकुरन की क्षमता काफी अधिक होती है। बोले क्या कि परपरागन के द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं उसमें अंकुरन की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोले कि स्वपरागन, क्या बोले कि स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी कम होती है। बोले स्वपरागन के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी कम होती है। बोले क्या कि स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी कम होती है। ठीक है, चलिए इधर क्या बोलेंगे परपरागन में कि परपरागन के द्वारा उत्पन्न
जो पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। बोले क्या कि पर परागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं इसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ में क्या बोलेंगे कि स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ध्यान दीजिए, बोले कि स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न पौधा बौना होता है। स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधा होता है वो कैसा होता है? बौना। वही बोले आपको कि स्वपरागण के द्वारा उत्पन्न पौधा जो है छोटा छोटा होता है, बौना होता है। ठीक है, इधर क्या बोलेंगे कि पर परागण के द्वारा उत्पन्न पौधे क्या होता है? लंबा होता है। वही बोले कि पर परागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं क्या होता है? लंबा होता है। वही बोले आपको कि पर परागण के द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो क्या होता है? लंबा होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो हम स्वपरागण और पर परागण के जो है यहां पर इनके पॉइंट सब रख दिए और लास्ट में जो है आप यहां पर जो है स्वपरागण के जो है एग्जांपल दे देंगे और पर परागण के जो है एग्जांपल देंगे किसमें पर परागण होते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण में आप लोगों को हम पहले भी बता चुके थे कि स्वपरागण जो है किनमें, तो जो है आपका जिसमें दुलिंगी पुष्प हो रहा है, जैसे धतूरा हो गया, उसमें जो है उसमें भी स्वपरागण हो जाता है ना। हालांकि उसमें परागण भी होता है, कीट के द्वारा एक दूसरे बैठेंगे तो वहां भी हो जाएगा और स्वपरागण जो है उसमें भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें बताए थे मिराबिलिस, जलापा जो है उसमें होगा, मूंगफली हो गया, तो इस सब में स्वपरागण होता है। ठीक है, अब पर परागण तो आपको बताए कि पर परागण जो है तो खजूर में होगा, पपीता में होगा, ताड़ में होगा, ये सब में जो है पर परागण होती है। ठीक है, चलिए तो अब जो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें स्वपरागण पर परागण का, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये आता भी है और इसीलिए इनको बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए।